नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर दूसरा पेपर ले रहे हैं जो कि परिस्थिति का चैप्टर है। इसमें वातावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वातावरण आपको पता है, ये वायुमंडल से बनता है जो पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक आवरण के रूप में वायुमंडल रहता है और इसके अंदर कई विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण और जल वाष्प और इसके अलावा परागकण, कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो ये मिल के सब एक आवरण बनाते हैं। निचली परत जो है वही हमारे वायुमंडल की सघन परत है, बाकी जो परतें हैं वो थोड़ी वितरित रहती हैं। अब इसका अगर हम संगठन देखें तो वायुमंडल में गैस का संगठन, तो शुष्क जो वायु है वो नाइट्रोजन इसके अंदर 78%, ऑक्सीजन 21% रहता है। अन्य जो हैं वो 1% गैसें अल्प मात्रा में रहती हैं। तो ये अन्य जो पदार्थ हैं वो जैसे कि जल वाष्प, धूल के कण, धुआं, लवण, अशुद्धियाँ, सूक्ष्म जीवाणु, परागकण, बीजाणु, ये सब इसमें पाए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अल्प है, जैसे 0.03% केवल पाई जाती है और ये परावर्तित होने वाली विकिरणों को सोख लेती है और धरती के आसपास वायु को गर्म रखती है। तो ये एक प्रकार के ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख घटक ओजोन भी होता है। ओजोन जो है वो करीब 10 से 15 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी तल से ये जो लेयर है इसकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ये यूवी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ये खुद ऑक्सीजन जो है वो ओजोन जो गैस है वो मतलब यूवी रेडिएशंस को सोख कर खुद ऑक्सीजन और O2 और O में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है वो यूवी किरणों को धरती पर, पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए। जो वायुमंडल में कण मौजूद होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के के प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे जल वाष्प के जो कण हैं वो कंडेंसेशन जब होता है तो वो कैसे होता है, जब जल वाष्प के कण आपस में मिल जाते हैं और साथ में और भी जो कण हैं जैसे धूल के, परागकण के, ये सब मिलकर एक सघन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाकर एक बड़ी बूंद के रूप में परिवर्तित होकर जल को नीचे पृथ्वी पर ये पड़ जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल उपस्थित है वे 4 परतों में विभाजित किया गया है। इन परतों के प्रमुख रूप से तापमान में परिवर्तन मिलता है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये जो है पृथ्वी की तरफ खिंचता है, इसलिए इससे वायु दाब भी उत्पन्न होता है और ये कुल भार का, वायुमंडल के कुल भार का 99% भाग जो है वो 32 किलोमीटर से नीचे रहता है और ये परतें कंसेंट्रिक परतें हैं जो विभिन्न घनत्व व भिन्न भिन्न तापमान युक्त हैं। जैसे पहला जो है वो शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये 12 किलोमीटर तक है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ये 50 किलोमीटर तक होता है, 12 से 50।
मध्यमंडल मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर और तापमंडल थर्मोस्फीयर ये 50 किलोमीटर व उससे ऊपर रहता है। अब अगर हम क्षोभ मंडल सारी जो परतें हैं उनके बारे में मंडल को विस्तार से देखते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर जो है वो क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत है। यह सघन भाग है और 16 किलोमीटर ऊंचाई तक वितरित है। इसकी ऊंचाई जो है वो ध्रुवों के पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर व इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर ऊंची है। मतलब जो इक्वेटर है उस पर ज़्यादा चौड़ी होती है और पोल्स पर कम होती है। आंधी तूफान गर्जन वर्षा मौसमी परिवर्तन इस भाग में ही रहता है और इसमें हर एक 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके तापमान जो है वो कम होता जाता है। इसमें धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। प्रकाश के कारण यह कण इधर उधर बिखरते रहते हैं जिससे प्रकीर्णन कहते हैं और इसके कारण ही आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। नीला दिखने का कारण धूल कण द्वारा प्रकाश के नीले व बैंगनी रंग के अलावा अन्य सभी रंगों का अवशोषण कर लेना है, परंतु नीला व बैंगनी रंग रिफ्लेक्ट होता है और इसलिए हम नीला दिखाई देता है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की 90% से अधिक जल वाष्प उपस्थित रहता है। इस परत में ही अधिक सघनता है और पूर्ववर्ती वायु जो है वो इसमें बहती हैं और जेट वायुयानों के लिए यह परत अनुकूल नहीं है। इसलिए जो ये हैं ये ऊपर उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर इसमें उड़ते हैं। अब दूसरी परत को हम देखें तो ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर क्षोभ मंडल से ऊपर ये परत है और ये क्षोभ मंडल जो है वो ट्रोपोपॉज द्वारा पृथक रहती है। यह क्षेत्र पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक वितरित रहता है। इसमें 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है, तत्पश्चात धीरे धीरे वृद्धि करता है। यहाँ तापमान में वृद्धि भी होती है। यहाँ हवाएं ठंडी व विरल होती हैं और -45 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा विश्व में -80 डिग्री तक भी हो जाता है। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। वो ओजोन जो परत है वो यहीं पाई जाती है। बादल धूल कण व जल वाष्प इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते। इस भाग में परिवर्तन कम होता है, अतः यह क्षेत्र अधिकतर शांत रहता है। इसमें तूफान भी नहीं आते, इसलिए वायुयानों के लिए यह क्षेत्र अनुकूल माना जाता है। तीसरी जो परत है वो है मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। यह क्षेत्र पृथ्वी पर 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इस परत में तापमान पुनः ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है। यह सबसे ठंडी परत है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और इस क्षेत्र को ओजोन मंडल भी कहते हैं। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखता है तथा जीवों की रक्षा करता है। चौथी परत जो है वह ताप मंडल या थर्मोस्फीयर। मध्य मंडल के ऊपरी भाग को तापमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी से 80 से ऊपर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इस परत में वायु हल्की बहुत ही विरल हो जाती है और निरंतर ऊंचाई के साथ हल्की होती जाती है। यहाँ तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ पराबैंगनी किरणों ताप में परिवर्तित हो जाती हैं। ताप 2000 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इस तापमंडल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
आयनोस्फीयर, आयन मंडल और एग्जोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर यह तापमंडल जो है वो निचला हिस्सा है जो 80 से 550 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ मौजूद गैस के कण इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः इस परत में अवशोषित कण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज सतह है और इसमें आयन रेडियो तरंगों के पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप बेतार दूरदर्शन और दूर संचार जो है वो संभव हो सका है। विश्व के सभी क्षेत्रों से प्रसारित रेडियो तरंगे इस आयन मंडल से ही परिवर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि टीवी, रेडियो, मोबाइल इत्यादि संभव हो सके हैं। यह आयन परत अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ गिरने वाली उल्काओं से भी रक्षा करती है। सूर्य से यह भाग अधिक मात्रा में ताप अवशोषित करता है, अतः ताप 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब दूसरी परत इसकी जो एग्जोस्फीयर या बाह्य मंडल को अगर हम देखें तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है जो पृथ्वी में 400 किलोमीटर ऊपर आयन मंडल के पश्चात स्थित है। तो दूसरी परत है बाह्य मंडल, एग्जोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर आयन मंडल के पश्चात स्थित है। यह बाह्य मंडल 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सतह अत्यंत विरल है, व अंत में शनैः शनैः आकाश से मिल जाती है। इस क्षेत्र में सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी जो है वो रॉकेट या उपग्रहों से ही प्राप्त हो सकती है। तो वायुमंडल के पृथ्वी से दूरी और तापमान, ये विशिष्टताएं हमने देखी। इन परतों को हम इस चित्र के द्वारा भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ये जो है वो, जैसे सामान्य तापमान जो है वो एटमॉस्फेयर का सी लेवल पे 20 डिग्री, और उसके बाद ये इधर घटता जाता है, नेगेटिव आ रहा है ना, घटता जा रहा है, फिर ये स्टेबल हो रहा है, फिर वापस जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में ये बढ़ रहा है, उसके बाद फिर मीजोस्फीयर में वापस से कम हो रहा है और फिर थर्मोस्फीयर में वापस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो है इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि कैसे एल्टीट्यूड ये किलोमीटर्स में दिया हुआ है, यहाँ ये टेम्परेचर। तो इसमें ये ट्रोपोस्फीयर जो है वो देखिए 10 किलोमीटर तक है, 10-15 किलोमीटर। उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो अब एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट हम लेंगे कि किस प्रकार पादप जो हैं वो अलग अलग वातावरण में जो अपना अनुकूलन है वो किस प्रकार करते हैं, वो चैप्टर हम नेक्स्ट लेंगे।